जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे जो कल पढ़े थे उससे आगे, लेकिन हम थोड़ा सा कल का रिवीजन करा देते हैं कि कल क्या पढ़े थे और उसी से हम आगे बढ़ जाएंगे। हम कल क्या पढ़ रहे थे? स्टार यानी कि तारा। हम आपको तारे में क्या बता दिए थे? तो नेबुला बता दिए थे। नेबुला किसे कहते हैं? यानी कि निहारिका। निहारिका किसे कहते हैं आपको हम बता दिए थे। फिर हम इसके बाद आपको क्या बताए थे? प्रोटो स्टार। प्रोटो स्टार बताए थे और इसी को कहे थे कि जब विकसित हो जाता है तो ये पूरी तरह से स्टार हो जाता है, और जब ये अपने ईंधन का ह्रास करने लगता है और 90% ईंधन का ह्रास कर लेता है तो क्या बनता है? रेड जाइंट स्टार। रेड जाइंट स्टार, ठीक। और हम इसी को आपको बताए थे कि यदि यह सूर्य के द्रव्यमान के 1.5 गुने से छोटा होगा, यानी कि लगभग 1.5 गुने से, यानी 1.44 ms यानी मास ऑफ सन से छोटा होगा, तब क्या बनेगा? तो हम आपको क्या बताए थे कि जब यह अपना 95% ईंधन का ह्रास कर देता है तो ये बनता है श्वेत वामन। और जो ये अपना 100% ईंधन का ह्रास कर देता है तो तब बनता है काला वामन। इसे जीवाश्म, श्वेत वामन को जीवाश्म तारा भी कहते हैं। इस स्टेज में क्या होता है कि ये क्या लाल रंग का दिखने लगता है और अपना ईंधन का ह्रास कर चुका होता है और आकार में सबसे बड़ा हो जाता है। कौन? रेड जाइंट स्टार। यदि यह 1.44 ms यानी मास ऑफ सन से क्या हो? बड़ा हो, तब क्या होगा? यही हमको पढ़ना था, ठीक। तो इसे हम देख लेते हैं कि जब ये बड़ा होता है तो मान लेते हैं कि क्या है? ये रेड जाइंट स्टार है। रेड जाइंट स्टार जब ये बड़ा होगा तो इसमें क्या होगा? इसका घनत्व तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा और इसमें क्या हो जाएगा? विस्फोट। और जब ये विस्फोट होगा, ये जब अभिनव क्या बोलते हैं, रेड जाइंट स्टार का विस्फोट होगा तो इसे ही क्या बोलेंगे? सुपरनोवा एक्सप्लोजन यानी कि सुपरनोवा विस्फोट। इसी को हम क्या कहेंगे? अभिनव तारा। इसी को एक और नाम से जानते हैं, विस्फोटक तारा। इसे क्या कहेंगे? विस्फोटक तारा। इसे ही क्या कहेंगे? अभिनव तारा, सुपरनोवा एक्सप्लोजन, ठीक। अब इतना तो समझ में आया। ये विस्फोट करेगा तो कई छोटे छोटे स्टार बनेंगे, माने इससे छोटे छोटे नहीं, वो भी बहुत बड़े होंगे, इससे छोटे बनेंगे, ठीक। कई स्टार बनेंगे। अब देख लेते हैं कि इनकी क्या स्थिति होगी। यानी कि जो रेड जाइंट स्टार है इसका क्या विस्फोट हो चुका है। अब इन तारों का देखते हैं क्या कंडीशन होगी। लेकिन इसको जानने से पहले हम आपको थोड़ा बहुत केमिस्ट्री के बारे में बताएंगे, तब इसके बारे में हम आपको बताएंगे। थोड़ा सा बेसिक है केमिस्ट्री के बारे में, आप जान जाएंगे तो आप बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे। हम किसी तत्व का ले लेते हैं, क्या ये मान लेते हैं क्या? न्यूक्लियस है, ठीक। इसमें क्या है? प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है। इसी में क्या होता है? न्यूट्रॉन। और इसके चारों तरफ क्या होती है? ऑर्बिट यानी कि कक्षा। ये क्या होता है? ऑर्बिट। और इसी में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। और इसी में आपको समझना है कि यदि इलेक्ट्रॉन की नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? बढ़ेगी, तब क्या होगा?
इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी, ऊपर का साइन लगा रहे हैं यानी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही है, तब क्या होगा, ऑर्बिट की भी संख्या बढ़ेगी, नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ेगा। यदि इलेक्ट्रॉन की संख्या घटेगी तब क्या होगा, नंबर ऑफ ऑर्बिट घटेगा। ठीक, आपको इतना समझ में आ रहा है कि यदि इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी तो ऑर्बिटों की संख्या बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या घटेगी तो ऑर्बिटों की संख्या घटेगी। यदि हम न्यूक्लियस से सरफेस की तरफ जा रहे हैं, इधर बाहर निकल रहे हैं, तो आकर्षण क्या होता है, आकर्षण कम होता है, आकर्षण कम होता है। यानी कि सबसे ज़्यादा आकर्षण कहाँ पे होगा, न्यूक्लियस में सबसे ज़्यादा आउटर ऑर्बिट होगा उससे आकर्षण कम होगा, यानी कि इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सकते हैं। आप इतना समझ रहे हैं। अब देख लेते हैं कि यदि एटॉमिक नंबर क्या होता है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर, तो ये क्या होता है, नंबर ऑफ, इसे नो मत पढ़ लीजिएगा, ये नंबर है, ठीक, नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक, एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन। यदि एटॉमिक मास पूछा जाए तो उसे वो क्या होता है, एटॉमिक मास। हम आपको ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हम अभी इसी से आपको बताएंगे स्टार को कि वो कैसे कैसे बड़ा होगा और कैसे कैसे छोटा होगा। एटॉमिक मास क्या होता है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को अगर जो मिला देंगे तो एटॉमिक मास होगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि सारा इसका द्रव्यमान इसी में होता है, बाहर नहीं होता है। बाहर क्या, एक तरह से समझ लीजिए कि उसका आकार बड़ा होता है, ठीक, और सभी द्रव्यमान किस में केंद्र होता है, तो न्यूक्लियस में, ठीक, नाभिक में। आपको एक और बात समझनी होगी कि प्रोटॉन बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये किसके बराबर होता है, तो इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। जितना प्रोटॉन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा। वैसे तो ये क्या होगा, इस पे प्लस चार्ज होगा, इस पे माइनस चार्ज होगा, तभी वो न्यूट्रल स्थिति में रह पाएगा। अब देख लेते हैं कि यदि अब क्या हमको देखना है, मास ऑफ स्टार ग्रेटर देन 1.44 ms, यानी कि मास ऑफ सन। यदि क्या है, इसका द्रव्यमान बड़ा है, ज़्यादा है, ठीक, यानी कि इसका एटॉमिक मास भी ज़्यादा होगा, इसका एटॉमिक मास भी ज़्यादा होगा, जिसके कारण इसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या भी ज़्यादा होगी। आप इतना समझ पा रहे हैं, इसीलिए आपको उतना बताए हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी, ज़्यादा होगी। यदि प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा है, प्रोटॉन की संख्या क्या है, ज़्यादा है, तो इससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की भी संख्या ज़्यादा होगी, ठीक। इस पे क्या होता है, प्लस चार्ज, इस पे क्या होता है, माइनस चार्ज। यदि प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी ज़्यादा होगी। यदि इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा हो रही है, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा है, तो ऑर्बिट की भी संख्या ज़्यादा होगी। यदि ऑर्बिट की संख्या ज़्यादा है तो आउटसाइड ऑर्बिट पर क्या होगा,
आउटसाइड ऑर्बिट पर आकर्षण जो होगा क्या होगा, कम होगा। डाउन है, कम होगा। हम आपको बताए थे कि सबसे ज़्यादा आकर्षण क्या होगा, न्यूक्लियस की तरफ, और बाहर जाएंगे न्यूक्लियस से तो आकर्षण कम होता जाएगा। ठीक, इतना आपको समझ में आ गया। यानी कि ये बाहर की तरफ अगर जो आउटर ऑर्बिट है उससे इलेक्ट्रॉन बाहर जा सकता है। इतना आप समझ गए। अब देख लेते हैं स्टार के बारे में कि स्टार पे ये कैसे अप्लाई होगा। मास ऑफ स्टार यानी कि जो रेड जाइंट स्टार है, इसकी संख्या सूर्य के 1.5 गुने से अधिक है। तब ये विस्फोट किया तो विस्फोट करने से वो कई तारे बनेंगे, जिसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या होगी, दोनों की बराबर होगी। तो हम वैसे ही एक स्टार बना लेते हैं। ये मान लेते हैं प्रोटॉन है, ये मान लेते हैं न्यूट्रॉन है, और ये कि उसके चारों तरफ ऑर्बिट, यानी कि ये क्या है, एक तारा ही हम बना रहे हैं। ठीक, ये हो गया। इसमें इलेक्ट्रॉन है। ठीक, अब मान लेते हैं कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, आपस में बराबर है। तो इसे हम क्या कहेंगे, ऐसे तारे को जिसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होगी तो उसको क्या कहेंगे हम, न्यूट्रॉन तारा या न्यूट्रॉन स्टार। अब हम आपको बताए थे कि आउटर ऑर्बिट है, इसमें क्या होगा, आकर्षण कम होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर जा सकता है। तो हम एक ऐसा तारा बना देते हैं जिसका इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहे हैं। प्रोटॉन वैसे ही रहेंगे सेम, जितना इसमें है उतना इसमें रहेगा। न्यूट्रॉन भी वैसे ही रहेगा। हमको क्या बनाना है, इसकी ऑर्बिट की संख्या कम करनी है। यानी कि अब किसमें बचे, बस इसमें और इसमें इलेक्ट्रॉन बचे, एक ऑर्बिट कम हो गया। तो इसी को जब ऑर्बिट मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहे हैं और उसका आकार थोड़ा सा छोटा हो जाएगा तो इसे क्या कहेंगे, पल्सर स्टार या पल्सर तारा। मान लेते हैं कि ये भी इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया। ठीक, यानी कि अब क्या बचा, उतना ही प्रोटॉन और फिर उतना ही न्यूट्रॉन। ये क्या गया, इलेक्ट्रॉन बाहर गया, यानी बस अब एक ऑर्बिट बचा है। ठीक, तो इस तारे को क्या कहेंगे, यानी ये पल्सर से भी छोटा हो गया, इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे क्वेसर तारा। इसे क्या कहेंगे, क्वेसर तारा। अब वो एक बात याद रखिएगा कि जब आकार छोटा हो जाता है तो वो तीव्र गति से कोई भी चीज़ घूमने लगता है। बड़ा होता है तो उसको घूमने में समय लगता है, लेकिन जब वो छोटा होता है तो बहुत तेज़ी से घूम जाता है। तो ये दोनों, इसके अपेक्षा ये दोनों बहुत तीव्र से आपसे पूछा जा सकता है कि ब्रह्मांड में कौन से तारे तीव्र गति से घूमते हैं, तो आप कहें पल्सर और क्वेसर। अब मान लेते हैं कि ये भी इलेक्ट्रॉन की कक्षा, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर चला गया और क्या बचा आपका, बस केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसे ही हम क्या कहेंगे, ब्लैक होल। इसे ही हम कहेंगे ब्लैक होल। और इसका घनत्व तो बहुत अधिक होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इसका आकार ही छोटा होता जा रहा है, जबकि इसका द्रव्यमान नियत है। क्योंकि द्रव्यमान कहाँ होता है, नाभिक में। किसी भी तत्व का द्रव्यमान कहाँ होता है, किसी भी पदार्थ का द्रव्यमान कहाँ होता है, तो उसके नाभिक में इसके कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, जबकि इसके आकार और छोटे होते जा रहे हैं। तो इसे क्या कहेंगे, इसका द्रव्यमान बढ़ता जा रहा है। और द्रव्यमान बढ़ने से हम आपको सिखाए हैं कि उसकी डेंसिटी में बहुत वृद्धि होती है। ठीक, तो इसका घनत्व इतना ज़्यादा हो जाएगा कि ये अपने अंदर से किसी भी चीज़ को, यानी कि ये प्रकाश को भी अपने अंदर क्या करेगा, नहीं जाने देगा, माने आर पार नहीं होने देगा। यदि इतना इसका डेंसिटी अधिक हो जाता है कि ये पृथ्वी पर गिरे तो पृथ्वी को ये
तोड़ देगा, दो भागों में से तोड़ देगा, उसको इस तरफ से घुसेगा, दूसरी तरफ से निकल जाएगा। इसकी डेंसिटी इतनी अधिक होती है। ये किसी भी चीज़ इसके पास से गुजरती है तो उसको क्या कर लेते हैं, अपनी तरफ खींच लेता है, क्योंकि इसका द्रव्यमान बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण इसका गुरुत्वाकर्षण भी बहुत ज़्यादा होगा। एक माना जाता है कि एक अच्छे ब्लैक होल बनने के लिए, एक अच्छे ब्लैक होल बनने के लिए सन के मास का 3 गुना का स्टार होना, यानी कि एक ऐसा तारा जो सूर्य के द्रव्यमान के 3 गुने से ज़्यादा होगा, अगर जो उसका क्या होगा, उसका आकार मतलब उसका घनत्व तो बड़ा ज़्यादा होता जाएगा और उसका आकार छोटा होता जाएगा, तो उसे छोटा होते होते वो ब्लैक होल का एक अच्छा ब्लैक होल कब बनेगा, जब उस तारे का सूर्य के द्रव्यमान से उसका द्रव्यमान 3 गुना ज़्यादा हो। ठीक, हम क्या बता दिए आज, न्यूट्रॉन तारा किसे कहते हैं, पल्सर स्टार किसे कहते हैं, क्वेसर स्टार किसे कहते हैं, और ब्लैक होल किसे कहते हैं। और उसके पहले हम आपको बताएं सुपरनोवा एक्सप्लोजन, अभिनव तारा और विस्फोटक तारा मतलब क्या होता है, हम आज आपको बता दिए। अब हम इसको देख लेते हैं, पूरे जो कल पढ़े थे और जो आज पढ़े हैं, इसका एक मैप के द्वारा हम आपको बता देते हैं, आपको बहुत जल्द याद हो जाएगा। एक मिनट में आपको मैप के द्वारा बता देते हैं। बस मैंने आपको क्या बताया था कि ब्रह्मांड जो है, ब्रह्मांड में चारों तरफ गैसें फैली हुई हैं। ये जब यही गैसें मतलब विरल गैस है, क्या बताया था, विरल गैस, जब यही गैस बादल का निर्माण कर लेती हैं, बादल का, तो इसे क्या कहते हैं, नेबुला। नेबुला यानी निहारिका। निहारिका, यहाँ पे क्या बन गया, निहारिका। ठीक, यही निहारिका क्या बनेगा, प्रोटोस्टार। देखिए हम स्टार का विकास बता रहे हैं, कैसे कैसे इसका विकास हो रहा है। फिर यही स्टार क्या बनेगा, प्रोटोस्टार स्टार बनेगा। फिर यही स्टार क्या बनेगा, यहाँ से अपना एनर्जी का जो इसकी ईंधन है, इसका ह्रास होना स्टार शुरू हो जाता है, तो इसको क्या कहेंगे, रेड जाइंट स्टार। रेड जाइंट स्टार। अब यहीं से क्या होगा, तारे का भविष्य निर्धारित होगा। इससे पहले हम इसमें क्या है, स्टार में क्या होता है, ऊर्जा क्या होता है, नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन। ईंधन जो होता है किस अवस्था में होता है, प्लाज्मा। ठीक, इसका आकार बड़ा होता है। ठीक, आकार में क्या होगा, बड़ा, और ये ईंधन का ह्रास करता है। हम आपको ये सब पढ़ा दिए हैं, बस आपका रिवीजन करा रहे हैं, ताकि आपको एक मैप के माध्यम से आप इसे समझ पाओ। अब देखें, ये मान लेते हैं कि 1.4 यानी सूर्य के द्रव्यमान के लगभग 1.5 गुने से क्या हो, छोटा हो, तब क्या होगा, तो ये बनेगा श्वेतवामन। श्वेतवामन, यहाँ पे अपना 95% ईंधन का ह्रास कर देता है। ठीक, अब जब यही 100% ह्रास कर देता है तो यही क्या बनता है, काला वामन, और वो ब्रह्मांड में चारों तरफ घूमता रहता है, काला वामन। इसमें कोई प्रकाश नहीं होता। यदि यही कंडीशन आपको लागू हो कि 1.44 से क्या हो, बड़ा हो, ठीक, तब क्या बनेगा,
तब इसमें क्या होगा, विस्फोट होगा। यानी सबसे पहले सुपरनोवा विस्फोट, सुपरनोवा एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन। इसके बाद क्या बनेगा, इसके बाद न्यूट्रॉन तारा, न्यूट्रॉन तारा। यही न्यूट्रॉन तारा से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे, तब ये और आकार में छोटा हो जाएगा, तो क्या होगा, पल्सर स्टार, पल्सर तारा। यही पल्सर तारा और छोटा हो जाएगा तो क्या बनेगा, तो ये बनेगा क्वेसर, क्वेसर तारा। अब यही जो क्वेसर तारा है ये और छोटा हो जाएगा, यानी कि बस इसका क्या बनेगा, द्रव्यमान बचेगा। द्रव्यमान वाला हिस्सा अब उससे छोटा नहीं हो सकता, तो उसे हम क्या कहेंगे, ब्लैक होल, ब्लैक होल। अब आपको इस चार्ट के माध्यम से स्टार का जीवन चक्र समझने में कोई परेशानी नहीं होगा। एक तारा इसी तरह से विकसित होता है और उसका मृत्यु हो जाता है। ठीक, अब बारी है आज के प्रश्न की। आपके लिए आज का प्रश्न है, तारे में ईंधन किस अवस्था में होता है, ये क्वेश्चन है। ऑप्शन, ठोस, बी तरल, आपका ऑप्शन सी गैस, ऑप्शन डी प्लाज्मा। आप इसका आंसर कमेंट कीजिए, और हम आपको जैसे ही आपका ये एस्ट्रोनॉमी चल रहा है ये ख़त्म होते ही हम आपके लिए कम से कम 50-60 क्वेश्चन, आपका 50-60 क्वेश्चन का सीरीज चलाएंगे, जिसमें आपको पूरा रिवीजन हो जाएगा और आपका अंदाज़ा भी लगेगा कि कैसे कैसे प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।